फैन की तो ब्लेड आवाज करती है, देख ले कौन सा फैन की ब्लेड पीछे वाले उसको आज ही तारीख में टाइप करते ना, कल अगर इससे आवाज आ गई समझ गए, स्क्रू टाइट हो जाएंगे। यही A circular loop is placed in a plane perpendicular to the plane of the paper carrying the current G is on. जरा ट्राई करना है कुछ, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भेज देते तुम लोग यार, एक बार जरा ट्राई करो प्लीज सब लोग जल्दी से। हाँ second last side, middle part, the answer. A circular loop placed in a plane perpendicular to the plane of the paper carries the current when the key is on. The current as seen from the point A and from the point B. A से देखा in the plane of the paper and on the axis of the coil as in anti-clockwise. A से देखा तो anti-clockwise, B से देखा तो clockwise. तो मतलब A से देखेंगे तो A के लिए anti-clockwise है, तो मतलब क्या बनेगा उधर नॉर्थ पोल, और B से देख रहे हैं तो उधर क्या बन जाएगा साउथ पोल। चलो ठीक है, फिर the magnetic field lines point from B to A. अच्छा ठीक है, चलो मतलब ठीक है वही बात होगी, मतलब फिर the north pole of the resultant magnet is on the face close to A. ये तो बहुत गलू क्वेश्चन है, तुम पूछा आपने, अरे ऐसे कैसे नहीं आता समझ में यार, तुम लास्ट मोमेंट पे जाके बोलोगे सर अपने काम होगा, ऐसे थोड़ी होगा कोई, ये बात मानी नहीं जाएगी। लास्ट मोमेंट पे ऐसे अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करिए, कॉन्फिडेंस को बचा के रखिए अपने, समझ गए। अरे ए पॉइंट भी गायब हो गया यार, देखो क्या पॉइंट बोला जा रहा है कि ए पॉइंट, तो ए पॉइंट से देखने में करंट कैसा दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और बी पॉइंट से देखने में कैसा दिख रहा है क्लॉकवाइज। तो अगर इधर से देखने में करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इस वाले फेस पे क्या नॉर्थ पोल बन जाएगा? क्या रूल है याद है इसका? एंटी नॉर्थ। क्या रूल याद है? एंटी नॉर्थ। और बी से देखने में क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो क्लॉकवाइज दिखने का मतलब इधर क्या होगा? साउथ। ओके, तो पहला पूछा then the north pole of the resultant magnetic field on the face close to what? A. इसका होगा close to A, बस एक ही आंसर होगा। if the current is small, B is if the current is large। ये देखो कितना भयानक सी है। कुछ लोग गांव के ऐसे सोचते हैं यार इतना लंबा लंबा लिखा है, इसका मतलब इन्हीं में से ऑप्शन होगा, इन्हीं में से आंसर क्या है सिर्फ इसका A नहीं है। जरा आप बताओ कि इसमें क्या कंफ्यूजन हो रहा था आपको? हाँ, अच्छा डायग्राम विजुलाइज नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो अपन डायग्राम विजुलाइज करवाए नहीं करेगा, है ना। ये होगी एक सर्कुलर कॉइल, बोलो भाई, और ये हो गया प्लेन ऑफ द पेपर। ये क्या हो गया? प्लेन ऑफ द पेपर। और ये जो कॉइल है ये प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर रखी है, तो परपेंडिकुलर रखी है तो मतलब वो ऐसे रखी,
और यहां पे पॉइंट बी है, यहां पे पॉइंट ए। तो यहां पे खड़ा हुआ इंसान देख रहा है कि सर मेरे को तो करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो मतलब इसके इस वाले पोल पे क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल। यहां वाला बोल रहा है बी पॉइंट इज ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर, तो बी पॉइंट बोलते हैं मेरे को करंट कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज, तो एक तरफ क्या बन जाएगा, साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ में जाएगा, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B2A हो जाएगा ना, B2A। तो अगर B2A हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो उन्होंने पूछा ना नॉर्थ पोल किस तरफ बनेगा, तो साहब एक ही तरफ आपको बनेगा। एक बार जरा पढ़ लो क्वेश्चन को, अगर आपका इच्छा है तो पढ़ो जरा जल्दी से। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो बार बार पढ़िए उनको, जस्ट रीड देम अगेन एंड अगेन। आपको यहां से हम क्या बेंच पे बैठे हैं क्या, है ना? कुछ लोग हम क्या यहाँ ऐसे आए हैं क्या, हम रेडियो सुनने आए हैं बस, हम ना देखते हैं। हाँ बोलो, अब समझ में आ गया एक वर्ड, चलो। अच्छा, और भी एक आपने कुछ लिख के भी भेजा है, यही वाला क्वेश्चन का है, हाँ? ये वाला सब लोग ट्राई करो इसको भी। ये नहीं सुनूंगा बन नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, ये सब कुछ नहीं होता, सब बनता है तुम लोग को। ट्राई करो। नॉर्थ साउथ अगर इस साइड है तो उसी साइड से अगर वायर करें तो उसी साइड करंट पास होगा, और जहाँ करंट पास होगा उसी साइड वो मिडल जाती है, तो फिर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी। मैंने पढ़ा ये क्वेश्चन, तो हो गया, हो गया। अरे पंखा बंद कर देना यार, जो आवाज कर रहा है। ओके, थोड़ा मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। देखते हैं, अब मैग्नेटिक कंपास नीडल इज प्लेस्ड इन अ प्लेन ऑफ द पेपर। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिएगा, ये एक मैग्नेटिक कंपास नीडल की बात कर रहे हैं, ये गैल्वेनोमीटर की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं ये लोग, मैग्नेटिक कंपास नीडल। ओके, तो मैग्नेटिक कंपास नीडल इज प्लेस्ड इन अ प्लेन ऑफ द पेपर नियर द पॉइंट ए। तो ए की तरफ साउथ पोल खींच रहा है, तो इसका मतलब इस तरफ क्या होगा, नॉर्थ, और इस तरफ क्या होगा, साउथ। नॉर्थ पोल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द साउथ, somewhat like this. In which plane should a straight current carrying conductor is placed so as to pass through A, and there is no change in the deflection of the compass.
आंसर है इसका। अपवर्ड्स कर दो, क्योंकि अपवर्ड्स से 2 डायमेंशन में वो कंपास की निडल जा सकती है, और अपवर्ड्स अगर मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ऊपर नहीं जा सकती। देखो मैं बताता हूँ क्या है क्वेश्चन क्या है। ये हो गया मैग्नेटिक कंपास नीडल। अब ये मैग्नेटिक कंपास नीडल एक तरफ कहीं पे इधर डिफ्लेक्ट करती है। गौरी की तरफ बता रहा है नॉर्थ पोल, तो लाइट की तरफ बता रहा है नॉर्थ पोल। ठीक है, अब मैंने पूछा इसके बाजू में एक पॉइंट है ए, मैं पूछ रहा हूं यहां पे एक वायर से करंट पास करा दो, यहां पे एक वायर से करंट पास करा दो जिससे कि इसका डिफ्लेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, इसका डिफ्लेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सुनिएगा ध्यान से, मैंने क्या किया, यहां पे एक पॉइंट ऐसे है, तो यहां पे एक वायर ले लिया वर्टिकली अपवर्ड्स, करंट ले लिया ऊपर की तरफ, और इस पॉइंट को ऐसे, यानी मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ हो जाएगा, ये मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन चेंज नहीं। या वायर में नीचे करंट पास करा दो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा, तो भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा। हम चाहते हैं कि इसका डिफ्लेक्शन चेंज ना, हम चाहते हैं इसका डिफ्लेक्शन चेंज ना। एक और तरीके से भी कर सकते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल कि अगर यहां में पॉइंट है तो यहां पर आप एक ऐसे वायर है, तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा डाउनवर्ड्स, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर इफेक्ट आएगा। लेकिन ये नीडल बोलती है भाई मैं तो ऐसे हिल सकती हूँ 2 डायमेंशन, मैं ऐसे तो नहीं हिल सकती, तो अगर मैं ऐसे नहीं हिल सकती तो मेरा डिफ्लेक्शन चेंज नहीं होगा। तो बेस्ट आंसर इज बेस्ट आंसर इज कि इस ए पॉइंट से ऐसे पास, बट आपको तो डायग्राम ऐसा दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर यहां पे ना आप एक ऐसे वायर ले लो, ऐसे पास करा दो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और इससे मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन नहीं होगा। एक बार और बता देता हूं, ये कंपास नीडल रखी हुई है आपको, और फिर ये वायर रखी है आपको। अब ये मैग्नेटिक नीडल जो है वो ऐसे घूम सकती है, इसका प्लेन ही है, और ये वायर बोल रहा है कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड बनाया है ऐसे, तो ये बोल रहा है नॉर्थ पोल की तुम ऐसे जाओ, तो ये नीडल बोलती है भाई मैं तो सिर्फ ऐसे घूम सकती है यार, बस मैं ऐसे थोड़ी जा सकती हूँ अंदर बोर्ड। तो इसका मतलब मैग्नेटिक नीडल के डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, मैग्नेटिक कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन नहीं। तो आप एक बाजू में वायर बना के ऐसे बना दो, समझ में आ गया? और कोई वजह? खुशी? पर कौन सा है? यही? अरे वो झूले वाली फोटो कहाँ चली गई है? चेंज कर दी। मैं भी करता हूँ डीपी चेंज, मैं भी 2-3 साल हो गए डीपी चेंज ही नहीं करी मैंने, आज करूँगा है ना, टाइम मिलेगा आपको, दुनिया देखेंगे, सब लोग कर देते हैं यार। आपकी डीपी जो होता है ना, आपका स्टेट ऑफ माइंड बताता है अभी, हाँ वही तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि जो डीपी होता है ना, ये आपका स्टेट ऑफ माइंड बताता है कि भैया ये है क्या सर, कुछ नहीं है सर, वो मान है बस खाली है। चलिए ओके ओ इन द डायग्राम शो, या डायग्राम बनाना पड़ेगा साथ में। दिख रहा है बच्चे लोग डायग्राम?
ये देखिए, ये बोल रहे हैं द डायग्राम शोज अ राउंड अबाउट एट द जंक्शन ऑफ द 4 रोड, मतलब एक चौराहा है, एक 4 रोड्स, राइट, चौराहा टाइप का जंक्शन ऑफ द 4 रोड्स ऑफ इक्वल विड्थ, सारी रोड्स की जो विड्थ है ना वो इक्वल, सारी रोड्स की जो विड्थ है वो इक्वल। फिर द सेंट्रल पार्क इज इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल, जो सेंट्रल पार्क है वो एक सर्कल की फॉर्म है। समझ गए होंगे सब लोग? ये सेंट्रल पार्क इज इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल ऑफ इट्स सेंटर O एंड रेडियस 14, सबका रेडियस कितना है 14, ठीक है। फिर द कर्व्स BC CDE, BC का BC कहां है, BC फिर क्या है, हाँ D, फिर FG, हाँ HA are in the form of arms that lie on the circle with center O and radius 21. इनका रेडियस कितना है 21, ठीक है। फिर क्या पूछा उन्होंने, the angle subtended by these curves at O is, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ये एंगल हो गया देखो 60 हो गया, 45 हो गया, 45 हो गया और 90 हो गया, तेरा एडिशन कर लेना कितना हो गया, तो इसका मतलब 60 डिग्री बचा ना, 120 बचाना, कैसी बात करते हैं लोग, 120 बचाना अभी, तो इसका मतलब इधर देखना प्लीज सब लोग, इसका मतलब ये येलो रोड 1 2 3 4 ये सब मिला के कितना है 120 डिग्री। तो अगर पूछेंगे इनका एडिशन बता दो कितना है, तो मैं बता दूंगा 120 अपॉन 360 इंटू 2 बाई, हाँ देखिए देखते हैं पूछते क्या है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ दीज कर्व्स, इन लेंथ की कर्व्स, इन टोटल लेंथ ऑफ दीज कर्व्स, कर्व मतलब ये चारों जो मैंने बनाए, तो यानी तो बहुत ही इजी है, तो टोटल लेंथ ऑफ दीज कर्व्स हो जाएगा टोटल लेंथ ऑफ CD, फिर क्या था DE, फिर कितना था FG, फिर कितना था HA इज इक्वल टू 240 अपॉन 360 इंटू 2 पाई 21। क्या फॉर्मूला लगाया मैंने, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r, तो हर एक के लिए लगाओगे तो इससे बढ़िया सबका एंगल जोड़ दिया आपने और फॉर्मूला लगा दिया, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई r। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर रोड्स सराउंडेड द पार्क, सेंट्रल पार्क, समझ में नहीं आया, मतलब आपको ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, तो इसके लिए भी बड़ा आसान, आप फॉर्मूला लगा दो थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर, ये एरिया ऑफ ये वाला देखिए, तो थीटा तो हो गया 240 अपॉन 360, पाई कॉमन आ गया 21 स्क्वायर माइनस अंदर का कितना था, बन गया कि नहीं, फटाफट जरा कॉपी करो, तो लंबा सा क्वेश्चन उठता है, डाउट में पढ़ाई नहीं जा रहा, पढ़ने की हिम्मत ही नहीं होती, मन कर रहा था रहने दो दोस्तों पढ़े, डायग्राम बनाओ फटाफट अपनी अपनी कॉपी में, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला, Find the area of the circular road surrounded the central park. अच्छा, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं सर रोड तो ये भी होगा, मतलब आप बोलना चाह रहे हैं सर आप तो ये बताओ ना पूरा, ये देखो रोड तो वाकई में ये मुन्ना कह तो सही ना, ये पूरा ही तो रोड होगा, तो इसका मतलब ये तो फिर ये हो जाना चाहिए सिर्फ, एक बार बेटा इसका आंसर चेक कर ले, क्योंकि ये रोड का पार्ट है, पूरा रोड तो ये है नहीं, पूरा चौराहे, ये तो बन गया चौराहा,
और इसके चारों ओर ये रोड्स का एक और चौराहा होगा, रोड तो ये होगी ना इसके चारों ओर घूमने वाली। Find the area of the circular road surrounded the central park. सही है जो अभी लिखे हैं। डायग्राम बना लो फटाफट सब लोग। दूर क्या डायग्राम को? अगर आप ओरिजिनल डायग्राम देखना चाहते हो तो ऐसा है। ये ओरिजिनल डायग्राम तो बना लो फटाफट अपनी कॉपी में। किसी और ने भेजा है क्या डाउट? तुमने भेजा है? क्या भेजा है? वॉल्यूम बोलो। अच्छा हाँ ठीक है, वो अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा माइनस 1। अच्छा क्वेश्चन करते हैं। डेट कितनी है? 15 लोगों को फर्स्ट पेपर है। उसके बाद क्या? मैथ्स का 21 मार्च। उससे पहले डेट 18, 19 और 20, 17। तो मैं आपको बता दूं 18, 19 को मैं हूं नहीं है। 18, 19 को मैं सागर में नहीं हूं, तो आप अपनी तैयारी पहले से पहले करते चलिए। समझ रहे हैं? जल्दी कर दो यार, फिर मुझे आगे चलना है। बेसिक जिन्होंने ऑप्ट किया है वो अच्छे से एनसीईआरटी कर लें, और जिन्होंने स्टैंडर्ड ऑप्ट किया है वो पहले एनसीईआरटी कर लें, उसके बाद आगे भी तैयारी कर लें। चलो यही है क्या? 432 ये लीजिए, if alpha and beta are the zeros of the polynomial 3x squared plus 2x plus 1, तो अगर फिलहाल सिर्फ मैं इतना ही क्वेश्चन पढ़ूं, सिर्फ इतना, तो मैं लिख दूंगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू
वैल्यू हो गई है -2/3 और अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई है 1/3 पहली। फिर उन्होंने पूछा फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are 1 minus alpha upon 1 plus alpha and 1 minus beta upon 1 plus beta। आपको वो पॉलिनोमियल चाहिए जिसके जीरोस ये हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो निकालेंगे सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस का क्या होगा, 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा 1 प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा इंटू 1 प्लस अल्फा। सॉल्व कर लो क्या आगे कि नहीं कर लो? चलो कर लेते हैं। वैल्यू निकालो इसके आगे, कमान जल्दी करना थोड़ा। जल्दी से वैल्यू निकालो फटाफट। टफ हो रहा है मामला। S इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा प्लस, अब ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा। अच्छा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा। देखो माइनस अल्फा प्लस अल्फा माइनस प्लस माइनस बीटा चले गए। तो 1 और 1 2 माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा को एक ब्रैकेट में बन गए। 2 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3 और 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2/3 और प्लस अल्फा बीटा की 1/3। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1/3 हो गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3 4/3 4/3 माइनस 2/3 2/3 1/2। इसका मतलब सम ऑफ द जीरोस कितना हो गया, 1/2। अब निकाल लीजिए आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकल जाएगा 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा होल अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। हाँ 2 आ रहा है। सब आपने माइनस के पहले 2 यार 3, अच्छा 6 माइनस 2 ओके, ये हो जाएगा 4 फुल अल्लाह। आंसर कितना हो गया, 2। सही बात, बिल्कुल सही। 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा 1 माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा। बेटा आ रहा है समझ में क्या क्वेश्चन कर रहे हैं लोग? ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -2/3 प्लस 1 माइनस 2/3 प्लस 1/, अब ये 2/3 1/3 3/3 प्लस 6/3 2 बचा क्या ऊपर, सही है पक्का ना? और नीचे कितना बचा, क्या आएगा ऊपर, 6/3 आएगा ना? लो भैया, ये 3 + 2 + 1 6/2 आंसर इज व्हाट 3। तो पॉलिनोमियल क्या होता है चलो, पॉलिनोमियल वो होता है x² - sx + p। x² माइनस सम कितना आया था 2, प्रोडक्ट कितना आया था
ठीक, खुश, फटाफट कॉपी कर लो इसकी। इंपॉर्टेंट वैरायटी है कि when the polynomial is asked for which zeros are given, क्या आप ऐसे पॉलिनोमियल बताइए जहां पे जीरो होंगे अल्फा माइनस वन अपॉन जो भी कुछ है 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा। सबसे पहले पेपर की कितनी तैयारी है? करनी होती है फिर करनी होती है ज्यादा लिटरेचर है कि ग्रामर? दो दो। 40 मार्क्स का लिटरेचर होगा और 60 का 40 अच्छा 80 का और 40 और फिर 20 रीडिंग 20 ग्रामर 10 ग्रामर 20 राइटिंग करता है। वो भी होता है क्या? आरसी भी होता है क्या? मतलब वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे प्रैक्टिस करना। चलिए आपका दिमाग ही नीचे रखना ना, थोड़ा ग्रो करो उसको, ऐसे नहीं ऐसे लिखते रहो भाई, रीडिंग स्किल बढ़ाओ। मेयर एक्सेप्टिंग a problem is not a solution। कितनी अच्छी बात बोली मैंने, समझ गए तुम लोग? मैंने सिर्फ समस्या को मान लेना कि हाँ ये समस्या है, ये उसका समाधान नहीं। समाधान के लिए कुछ ना कुछ आपको करना करिए, कर रही हो। इंग्लिश में ग्रामर भी आपको बहुत काम आने वाली लाइफ में, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत ही ज्यादा काम में आने वाला। आरसी बहुत जबरदस्त रोल है आगे उसका। और वोकैबुलरी एंटोनिम्स सिनोनिम्स ये सब जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सब, और वो प्रोवर्ब्स बहुत काम आते हैं सारे सारे। आगे के कोई भी अच्छे कॉम्पिटिशन दोगे तो उसमें सब आएंगे। ग्रेजुएशन के ऊपर कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें सब ये चीज आ जाए। आपको शायद मालूम होगा आईएएस वाले जो होते हैं, जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो लोग 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटीज पढ़ते हैं सोशल साइंस। 6 to 12 एनसीईआरटी। यानी हाँ, किसी ने और कुछ भेजा है क्या प्रश्न? का तो कब से हाँ बेटा नंबर बोल के रखे 7 आ गया। और बोलिए 7 8 आ गया। मैं तो बोल दिया आपके सर खत्म हो गया। ये वाले हैं कि ये तो कल कर दिया था ना। यार लेकिन लड़कियों को कराने पड़ते हैं, आने नहीं फिर पहनते हैं। ये देखिए, equiangular triangles are drawn on the sides of the right triangle, which is perpendicular to the, which perpendicular is the double of the base. Show that the area of the triangle on the hypotenuse is equal to the sum of the areas of the triangle.
कर लो, 2 मिनट का काम नहीं। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है? √3/4 साइड स्क्वायर, ऐसे याद रखो, √3/4 साइड स्क्वायर। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं करके बताता हूं। देखो या तो कॉपी नहीं करते, कॉपी कर लिया तो करना तो पड़ेगा, रिकॉर्डिंग में बेइज्जती हो जाती है ना। देखिए सबसे पहले सिर्फ ये देखो, सिर्फ ये साइड मान लेता हूं A, ये मान लेता हूं B, और ये कितनी मान लेता हूं C। तो पहली बात तो क्या आपको मालूम है A² + B² = C² होता है? होता है कि नहीं? ये पाइथागोरस थ्योरम है ना, A² + B² = C²। अब आपने क्या किया, इसके ऊपर एक इक्वी एंगुलर ट्राइंगल बना दिया। इक्वी एंगुलर मतलब जिसके एंगल्स इक्वल हो, तो मतलब क्या बनाया आपने, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये साइड C है तो ये भी CC। अब आपने इसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, तो ये साइड B है तो ये भी B और ये भी B। हमको फिर A है तो ये भी A, ये भी A। अब इधर देखो, मैंने दोनों तरफ इसको √3/4 से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ √3/4 A², √3/4 B² और √3/4 C²। अब क्या ये एरिया ऑफ ट्राइंगल A और C हो गया? बताओ जल्दी से। √3/4 C² is the area of this triangle. √3/4 B² is the area of this triangle, area of triangle BQC। ये लग गया बीच में प्लस, और √3/4 A² इसका एरिया AB। क्या यही प्रूव करना था क्या कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑन द अदर 2 साइड्स? बस कॉपी करो, चलो फटाफट डायग्राम है ना, जल्दी से कॉपी। अब बस की नहीं है, बस की हो गया इतना इजी तो था। और भी है मुझे ट्रायंगल बने बहुत सारे। कॉपी कर लीजिए इस क्वेश्चन। पाइथागोरस पे मैंने काफी क्वेश्चंस कराए आपको। मैं ये सोच के पाइथागोरस करा रहा हूं कि सीबीएसई बोर्ड डिनाई नहीं कर सकता इस बात के लिए, अरे पाइथागोरस थ्योरम नहीं आएगी। अरे 8th में पढ़ रहे थे, 9th में पढ़ रहे थे और 10th में भी पढ़ रहे हो, तीनों जगह पे पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी। उसका कोई एप्लीकेशन अगर आ भी जाए तो ऐसा नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड बोलेगा अरे ये तो सिलेबस में नहीं था, चलो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अच्छा डिफाइनिंग भी पूछेगा। फाइन, हो गया। अब सब लोग सुनना मेरी बात ध्यान से। कैसे अभी आते हो कितने बजे? 4:30 बजे। तो 4:30 बजे आने की जगह अब आप लोग आने लगो सीधा 5 बजे, ठीक है? जैसे जैसे आपका टाइम ज्यादा जरूरी होते जा रहा है, मैं वैसे वैसे आपके टाइम को क्या करते जा रहा हूँ, कम करते, श्रिंक कर रहा हूँ, समझ रहे? तो 4:30 से 5 बजे तक जो बैठ के जो कीर्तन करते हो तुम लोग,
अब उसको करने की जरूरत नहीं। अब सीधा कितने बजे आओगे? 5 बजे आओ, 6 बजे फुल। 5 बजे आओ, 6 बजे फुल। समझ गए? मैं तो अवेलेबल हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अवेलेबल हूँ। बट फिर भी जिससे कि आपका टाइम अब कम यूटिलाइज हो, यहाँ ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए कहीं। यहाँ पे घर पे ज्यादा टाइम लगाइए और सब यारी दोस्ती छोड़ दीजिए इस टाइम। मोबाइल छोड़ दीजिए, फेसबुक छोड़ दीजिए, इंस्टा छोड़ दीजिए, स्नैपचैट छोड़ दीजिए, यूट्यूब छोड़ दीजिए। तो सर बचा क्या जिंदगी में? ट्विटर तो खैर बहुत कम होंगे ना, ट्विटर तो दिमाग वाले लोग ज्यादा। आप लोग वो काम ज्यादा करना चाहते हो जिससे आपकी आंखें ज्यादा काम करे, बस दिमाग ना करे। ट्विटर पे लिखना भी पड़ेगा, उसे पढ़े हुए को समझना भी, लिखे हुए को समझना भी पड़ेगा। कौन कर रहा है? कितने लोग ट्विटर पे हाथ ऊपर करो, देख। कल तो एक दिन ही है यार, डिलीट कर दिया। मैं भी हूँ यार ट्विटर पे, मैंने तो कभी तुम्हें देखा नहीं। मैं आप कभी नहीं मिले। चक्कर क्या है, मैं हूँ सब जगह पे, बट मैं सिर्फ क्लासरूम के अलावा कहीं जाता नहीं हूँ। अकाउंट मेरे सब जगह पे। मेरे फेसबुक पे पता नहीं कितने फ्रेंड्स हैं, मुझे पता नहीं है, ध्यान नहीं है, 1000-2000 तो होंगे क्या। अब लेकिन मेरा इंटरेक्शन बहुत कम है, मेरी टीम इंटरेक्ट करती है यहाँ। लेकिन उनसे तो मुझे वैसे ही बहुत डर लगता है, ऐसे मांगने लगते हैं वो एक दूसरे से, 10,000 रुपये दे देना, 12,000 रुपये दे देना, 8,000 रुपये दे देना। चलो क्या, तो बच्चों लोग आप लिखिए अपनी कॉपीज में रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। हाँ, मेन बात क्या बोल रहा था कि अब जितने दिन हैं, हर एक दिन को लगभग 15 घंटे से मल्टीप्लाई करके इतनी पढ़ाई होनी चाहिए इस टाइम। आप 15 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए हर दिन 15 आवर्स की स्टडी, 8 आवर्स की बढ़िया स्लीप और 1 आवर का एक्सकर्शन। एक्सकर्शन मतलब कोई जरूरी नहीं है कि बाहर ही जाना है, आप रूम में भी घूम रहे हो अपने, हो सकता है कभी कभी आपका मन करे चलो थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाए, बट बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं। 1 आवर का परमिशन है, वो भी हर एक चीज के लिए। बट या आप किसी से डायलॉग कर रहे हो, माता जी पिताजी से बात कर रहे हो, अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, थोड़ा बहुत 1 आवर के अंदर अंदर सब फिनिश, ताकि 15 आवर्स की पढ़ाई होनी चाहिए, कम से कम 15 आवर्स। अब बच्चे शुरू कहां से करते हैं? पहले तो 8 घंटे सोना है, फिर 1 घंटा बात करनी है सबसे, अब फिर बचेगा 15 घंटे। देखेंगे पढ़ाई होगी तो होगी, तो अभी तो बहुत नींद आ रही है। अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं बच्चे लोग, अपने आप को एक्सक्यूज, अरे आप बहुत सिर में दर्द है, रात को ना नींद नहीं है, अपने आप को एक्सक्यूज देते कि रात को बहुत अच्छे से नींद नहीं है, चलो थोड़ी देर सोना तो जरूरी है हेल्थ इज वेल्थ। अगर सोएंगे नहीं तो मतलब तो बहुत दिक्कत होगी यार। अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं बच्चे लोग। चलो बच्चे लोग, कल्चर देखो बच्चा लोग, ये एक डायग्राम है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपने मेटलर्जिकल प्रोसेसेस की मदद से आपने कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर दिया। कॉपर वैसे भी कम रिएक्टिव मेटल है,
तो ज्यादातर वो रिफाइनिंग में यूज होता है, रिफाइनिंग होती है उसकी ज्यादातर। एक्सट्रैक्शन तो डिफरेंट प्रोसेस है उसका, वो आपके कोर्सेज में ही नहीं था। कॉपर का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है वो कोर्सेज में नहीं था। फ्रास्क प्रोसेस होती है, फ्रास्क नहीं, फ्रास्क तो किसी और चीज के लिए, कॉपर का तो कॉपर ऑक्साइड को गर्म करके करा होगा। तो बच्चों कॉपर का फिर भी थोड़ा बहुत था आपके कोर्सेज में, कॉपर का एक्सट्रैक्शन। तो अब आपके पास में मिला है कॉपर मेटलर्जिकल प्रोसेस के बाद में। तो पता लगा जो मेटलर्जिकल प्रोसेस के बाद में जो कॉपर मिला है दैट इज नॉट सो प्योर, उसके अंदर अभी भी इंप्योरिटीज हैं, उसके अंदर अभी भी इंप्योरिटीज हैं। तो अगर अभी भी इंप्योरिटीज है तो आपने उन इंप्योरिटीज को अलग करके प्योर कॉपर बनाना चाहिए। आई जस्ट वांट टू हैव अ प्योर कॉपर। तो उसके लिए आपने दो इलेक्ट्रोड बनाए हैं, एक बनाया मोटा इलेक्ट्रोड बनाया, मोटा इलेक्ट्रोड बनाया इम्प्योर कॉपर, और एक पतला सा इलेक्ट्रोड बनाया, वो बनाया प्योर कॉपर। तो अगर आप देखो ध्यान से, आपने एक मोटा इलेक्ट्रोड बनाया है इम्प्योर कॉपर, और एक बनाया है प्योर कॉपर, पीकू प्योर कॉपर, ये इम्पीकू इम्प्योर कॉपर। अच्छा, इम्प्योर कॉपर और बीच में लिया है आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, लिखा है कहीं पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और उसमें बिजली लगा के, इलेक्ट्रिसिटी लगा के, आपने बैटरी लगा के, और आपने इसमें करंट पास करा। तो जैसे ही करंट पास कराओगे तो सब चीजें आयनिक फॉर्म में आ जाएंगी। कॉपर सल्फेट सबसे पहले बन जाएगा Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4। आपने प्योर कॉपर को बनाया है कैथोड, और प्योर इम्प्योर कॉपर को बनाया है एनोड। कैथोड मिल गया क्या? अब ये कैथोड, अब जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, क्या वो पॉजिटिव चार्जेस धीरे धीरे प्योर कॉपर की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे? तो ये जितने भी कॉपर हैं ये आएंगे कैथोड। अब कैथोड के पास गए, कैथोड इज द शॉप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड इज द शॉप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड में इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, वो बोल ही रहा है इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो। तो कॉपर 2 पॉजिटिव ने बोला भैया 2 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। तो ये बन गया क्या फिर? कॉपर, और ये कॉपर मिलके यही जमा। तो ऐसे मैक्सिमम कॉपर आके यहां पे क्या होने लगे? जमा होने लगे। तो पतला क्या होने लग गया? मोटा। पतले वाला जो इलेक्ट्रोड है वो क्या होने लग गया? मोटा होने लग गया। उसके ऊपर क्या आगे चिपकने लग गए? कॉपर के एटम्स। जैसे अगर आपने देखा होगा फुलझड़ी होती है ना दिवाली में, एक फुलझड़ी होती है जो रफ सरफेस वाली होती है, एक तो वो होती है जो बहुत ही स्मूथ सरफेस होता है, चिकनी टाइप की होती है, उसको जलाने में बहुत मुश्किल होती है। बट एक रफ सरफेस वाली होती है जिसको आप 1 मिनट में लगाओ फट से एकदम जल जाती है। तो वो उसी तरह से कॉपर प्योर इलेक्ट्रोड के ऊपर वो कॉपर के एटम्स आके चिपकते जाते हैं। ठीक है। अब क्या इस सॉल्यूशन में कॉपर कम होने लगे? ये अनोड जो है इसका काम है इलेक्ट्रॉन दे दे। चलो भैया इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो। तो इसके बाद जो कॉपर था उससे इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। कॉपर था यहां पे बैठा हुआ, उसने बोला चुपचाप इलेक्ट्रॉन दो, तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 2 पॉजिटिव बन गए। तो क्या ये 2 पॉजिटिव नीचे सरफेस इसमें आ गया लिक्विड में? तो यहां से कॉपर 2 पॉजिटिव लिक्विड में आता रहा, और लिक्विड से फिर इसमें जाता रहा। तो प्योर कॉपर इससे इसमें पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? और जो मेटल्स थे और जो इम्प्योर कॉपर में थे लेकिन वो उस तरफ नहीं जा पा रहे थे, क्या वो नीचे जमा हो गए? क्या नाम होता है इसका? क्या नाम होता है? एनोड मड। दैट इज कॉल्ड एनोड मड। बोलो अब आया समझ में कि नहीं आया? कुछ पूछना है तो पूछ ले इसमें। हो गया? 99.99% ये प्योर। ठीक है कि जैसे देसी घी खाते हैं ना हम लोग घर में, प्योर घी, क्या वो बिल्कुल प्योर होता है? क्या नहीं होता? प्योर 100% प्योर मुश्किल है। चलो कल मिलते हैं प्योर आगे।